इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। देखिए इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हेल्प करता है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने में। विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट वी कैन ईजिली फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना है तो बहुत ही ईजी वे में इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट को यूज़ करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट है ये हमारा 2 टाइप्स में है। एक है हमारा स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, सेकंड होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। और इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट है वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही कन्वीनियंट वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लेशन कोफिशिएंट से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं कि सपोज़ देखिए ये कोई बीम है और हमने यहाँ पर एक लोड अप्लाई किया। सपोज ये पॉइंट है हमारा आई, क्लियर, और ये हमारा एक दूसरे पॉइंट है जे जिस पे दूसरा लोड लग रहा है। सपोज ये लोड है P1, ये लोड है P2। ये जो आई पॉइंट पे लोड लग रहा है ये इस आई पे तो डिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। सपोज ये कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ तक आया आई पॉइंट, बट इस P1 का इफ़ेक्ट इस पॉइंट पे भी होगा, मीन्स ये भी कुछ डिफ्लेक्ट होगा, इस पे होगा ये भी कुछ डिफ्लेक्ट होगा, इस पे होगा ये भी कुछ डिफ्लेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि जो P1 है वो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली P2 भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन कर रहा होगा, P2 भी अपना कुछ इफेक्ट डाल रहा है। इस P2 के कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, उसके कारण यहाँ भी डिफ्लेक्शन होगा, उसके कारण यहाँ भी डिफ्लेक्शन होगा। इसको हम थोड़ा इस वे में समझते हैं कि सपोज ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, हमने इस मास M2 को डिफ्लेक्ट किया। जैसे ही हमने मास M2 को डिफ्लेक्ट किया उसकी डिफ्लेक्शन का इफ़ेक्ट, मतलब इस पे जो हमने फोर्स लगा के इसको डिफ्लेक्ट किया उसके कारण ये M1 भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट होगा, क्लियर। मीन्स M2 को डिफ्लेक्ट करने के कारण, M2 पे फोर्स लगाने के कारण M1 पर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है। एक पॉइंट पे कोई एक्टिविटी करने के कारण दूसरे पॉइंट पे कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है, इस कारण हम इसको बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। उसको अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म में लिख रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, स्टिफनेस के टर्म में लिखेंगे तो स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। तो ये आपको क्लियर होगा यहाँ पर कि यहाँ भी एक पॉइंट पे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका इफेक्ट बाकी दूसरे पॉइंट्स पे भी आ। और फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हमारा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस और स्टिफनेस हमारा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से, क्लियर। A अगर आ गया इट मीन्स कि हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KIJ से, जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं AIJ से एंड स्टिफनेस को KIJ से। सपोज किसी सिस्टम पे 2 पॉइंट्स लिए हमने I एंड J, तो उस सिस्टम में जो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट AIJ है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। AIJ का मतलब है डिफ्लेक्शन। AIJ मीन्स AIJ मीन्स हमने J पॉइंट पे कुछ लोड लगाया जिसके कारण इस I पॉइंट पे कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। तो AIJ मीन्स when we applied the load at the J point then the corresponding deflection will occurs at the I point, क्लियर। तो AIJ क्या है हमारा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट I ड्यू टू लोड अप्लाइड एट पॉइंट J। सिमिलरली अगर हम AJI की बात करें, AJI डिफ्लेक्शन एट पॉइंट J ड्यू टू लोड अप्लाइड एट पॉइंट I, क्लियर। AJJ J पे ही डिफ्लेक्शन हो रही है जब J पे ही लोड लग रहा है। AII I पे ही डिफ्लेक्शन हो रही है जब I पे ही लोड लग रहा है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर इनपुट है लोड, आउटपुट क्या है, डिफ्लेक्शन। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट में आउटपुट है हमारा डिफ्लेक्शन जब हम एक इनपुट देते हैं लोड, क्लियर। जब हम एक इनपुट फोर्स दिया तो हमारा एक आउटपुट डिफ्लेक्शन की तरह आया, तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मिलता है। AJI एंड AIJ क्रॉस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर J और I है, I और J है। AJJ मतलब I पे ही लोड लगाया, I पे डिफ्लेक्शन हुआ, J पे ही लोड लगाया, J पे डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस
कॉफिशिएंट। फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कॉफिशिएंट को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कॉफिशिएंट को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस हिसाब से, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे A1 1 पे 1 का इफेक्ट, 1 पे 2 का इफेक्ट, 1 पे 3 का इफेक्ट, 1 पे n का इफेक्ट। तो हमने एक 1 के इफेक्ट को एक रो में लिखा, जो 1 पे इफेक्ट आ रहा है बाकी अदर्स पॉइंट के कारण। सिमिलरली 2 पे जो इफेक्ट है अदर्स पॉइंट के कारण, उसको हमने सेकंड रो में लिखा। 3 पे जो इफेक्ट है अदर पॉइंट के कारण, उसको हमने थर्ड रो में लिखा। सिमिलरली इस तरह से n रो तक हमने इसको लिख दिया। तो अब इस तरह से n बाई n मैट्रिक्स के फॉर्म में अपने फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कॉफिशिएंट A को लिख सकते हैं। अब देखिए हम किसी सिस्टम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कॉफिशिएंट निकाल के देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कॉफिशिएंट कैसे हम किस फॉर्म में होती है, कैसे उसे लिखते हैं, ताकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में हमारे लिए ईजी रहे। सपोज ये कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें 2 स्प्रिंग लगे हैं, K1 K2, 2 मासेस हैं M1 M2। इसका डिफ्लेक्शन है x1 और x2। ओके, लेट अस कंसिडर दैट ए यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट मास m1। हम क्या करते हैं, हम इसको 2 स्टेप में करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, मास m1 पे, ये जो हमारा मास m1 है, इस पे हम एक यूनिट फोर्स लगाएंगे। हमने एक फोर्स लगाई जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और इस पे हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। मास m2 पे उसका इस पे क्या होगा, 0। क्लियर? तो हमने m1 पे एक फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड है 1, और m2 पे कोई फोर्स नहीं लगाया जिसका मैग्नीट्यूड है 0। क्लियर? F1 इक्वल टू 1, हमने इसको फर्स्ट पे जो फोर्स लगाया उसको F1 माना, सेकंड पे जो फोर्स लगाया उसको F2 माना। क्लियर? अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन को हम A से प्रेजेंट करते हैं। मींस ये जो डिफ्लेक्शन है x1 है, ये A की फॉर्म में लिखी जाएगी, A। x2 को भी हम A की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कॉफिशिएंट है ये चीज़, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट I ड्यू टू फोर्स एट पॉइंट J। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कॉफिशिएंट जो है हमारा डिफ्लेक्शन को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब देखिए ये 1 का डिफ्लेक्शन है, 1 पे फोर्स किस पे लग रही है, 1 पे ही, तो ये A11 हो जाएगा। 2 पे डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू फोर्स एट 1। देखिए 2 पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, 2 पे तो 0 है। तो फर्स्ट पे फोर्स लगने के कारण, फर्स्ट पे क्या डिफ्लेक्शन हुआ, वो हो गया आपका A11। फर्स्ट पे फोर्स लगने के कारण सेकंड पे क्या डिफ्लेक्शन हुआ, वो हो गया आपका A21। इस तरह से हमने इसको आपका यहाँ पे लिख लिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के हम इसमें इन फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कॉफिशिएंट A11 और A21 की वैल्यू निकालें। तो देखिए ये मास है M1। अब देखिए जब ये आपका इस तरफ मूव किया, इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका राइट साइड में, तो ये मेरी स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। ये स्प्रिंग क्या होगी, मेरी एक्सपेंड होगी। इट मीन्स इस पे बैकवर्ड रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, वो लगेगी K1 इंटू में x1 कितना है मेरा, A11। अब देखिए ये स्प्रिंग जैसे फोर्स 1 पे लगी है, तो इट मीन्स x1 ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है x2 के कंपैरिजन में। यही हमारी एजम्पशन है कि हाँ, यहाँ पर हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि जब हम फर्स्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तब x1 मेरा x2 से ग्रेटर होगा, x1 इज़ ग्रेटर देन x2। क्लियर? अब जब x1 x2 से ग्रेटर है, इट मीन्स कि ये स्प्रिंग मेरा K2 कंप्रेस हो रहा है। स्प्रिंग K2 क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। बेशक ये मास M2 भी मूव कर रहा है, M1 भी इधर मूव कर रहा है, बट M1 की मूवमेंट M2 से ज़्यादा है, मतलब M1 M2 से फास्टर मूव कर रहा है, इसलिए ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस होगी। और जब ये कंप्रेस होगी तो ये रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगाएगी, इस मास पे ऐसे, इस मास पे ऐसे। ठीक है? तो इस मास पे ऐसे फोर्स लगेगी स्प्रिंग की, और इधर मास पे ऐसे लगेगी M2 पे। क्लियर? और वो फोर्स क्या होगी, K2 इनटू में दोनों फोर्स का, दोनों डिफ्लेक्शन का रिलेटिव मोशन। फर्स्ट वाला ग्रेटर तो A11 माइनस A21। ठीक? और यहाँ पे तो हमारी फोर्स लगी रही है, F1 इक्वल टू 1 एंड F2 इक्वल टू। अब इस फर्स्ट के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, लिखें? ओके, K1 A11 प्लस K2 A11 माइनस A21 इक्वल टू F1।
क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया K1A11 प्लस K2A11 माइनस A21 इक्वल टू F1 है हमारा 1। ये तो हो गया फर्स्ट मास के लिए। अब सेकंड मास के लिए लिख लेते हैं K2A11 माइनस A21 इक्वल टू माइनस F2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ये स्प्रिंग फोर्स, ये देखिए दोनों मासेस पे ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कॉमन है, क्योंकि स्प्रिंग कॉमन है तो फोर्स भी कॉमन होगा, बट ये है कि दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है। F2 हमारा क्या है 0, तो K2A11 माइनस A21। अब ये K2 हमारा इधर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा A11 इक्वल टू A21। अब इस A11 इक्वल टू A21 है, इस क्या है देखिए, ये मेरी दो मासेस हैं, दो मास है। अगर दो मास हैं तो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट 2/2 की मैट्रिक्स बनेगा। आपको ध्यान देना है जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने बाय उतने का फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट बनेगा। तो ये 2/2 टू मासेस है तो 2/2 की मैट्रिक्स, और वो एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, A1 1 पे 1 का इफेक्ट, A1 पे 2 का इफेक्ट, A2 पे 1 का इफेक्ट, A2 पे 2 का इफेक्ट। क्लियर। अब मेरे पास क्या क्या टर्म्स आ गए हैं, मेरे पास आया है A11 आ गया है और A21 आ गया। अब रह गया A12 रह गया है और A22 रह गया है। तो मुझे अभी इन दो को निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली नाउ अगेन वी आर अप्लाइंग द फोर्सेस, बट नाउ द पॉइंट्स चेंज। अब हम क्या करेंगे, मास M2 पे फोर्स लगाएंगे यूनिट, F2 अब मेरा हो जाएगा 1। अब मैंने M2 पे यूनिट फोर्स लगाया और M1 पे 0 फोर्स लगाया। फिर हर बार आपको यही करना है, अगर किसी भी सिस्टम का फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है तो आपको हर मास पे पहले फर्स्ट मास पे यूनिट फोर्स लगाएंगे, बाकियों पे 0 कर देंगे। जब उससे रिलेटेड जितने कोफिशिएंट आ जाएंगे, आ गया ठीक। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेकंड पे आ जाएंगे। देखिए कौन से कोफिशिएंट आएंगे, जब आपने फर्स्ट पे फोर्स लगाया तो कौन से आएंगे, ये आपके फर्स्ट कॉलम वाले, फर्स्ट कॉलम में जितने इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होंगे वो आपका पहले पे मास लगाने से, फर्स्ट मास पे फोर्स लगाने से आ जाएंगे। सिमिलरली जब आप सेकंड पे फोर्स लगाएंगे तो सेकंड कॉलम में जितने भी आपके फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट होंगे सब आ जाएंगे। सिमिलरली जब आप थर्ड मास पे फोर्स लगाएंगे तो थर्ड कॉलम में जितने होंगे सब आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपका 4/4 का मैट्रिक्स है, मतलब 4 मासेस हैं, तो आपकी 4/4 की मैट्रिक्स बनेगी। तो आप जब पहले मास पे फोर्स लगाएंगे तो आपके फर्स्ट कॉलम के सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, दूसरे पे लगाएंगे तो दूसरे कॉलम के सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, तीसरे पे लगाएंगे तो तीसरे कॉलम के सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, फोर्थ पे लगाएंगे तो फोर्थ के सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे। इस तरह से आप क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकालने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 यूनिट फोर्स लगाते रहते हैं। तो ये हमारा 2 मास सिस्टम है, तो पहले पे हम लगा चुके हैं, अब हम दूसरे पे हमने फोर्स लगाया। अब देखिए x1 क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू फोर्स एट पॉइंट 2। x2 क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू फोर्स एट पॉइंट 2। सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करते हैं। अब देखिए हमने मास M2 पे फोर्स लगाया तो M1 भी हमारा इस तरफ मूव किया, तो जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग पे मेरा इधर ही फोर्स लगेगा, क्योंकि मास M1 तो मेरा राइट साइड में मूव कर ही रहा है। तो ये आ जाएगा K1 इनटू में x1 कितना है, A12। क्लियर। यहाँ पर है F1 0, यहाँ पर है F2 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मानते हैं कि मेरा x2 इज़ ग्रेटर देन x1, जिस पे फोर्स लग रही है, जिस मास पे हमने यूनिट फोर्स को माना है उस मास का मोमेंट ग्रेटर होगा हमेशा। अब देखिए जब ये M2 पे लगा तो मेरा M2 फास्टर मूव कर रहा है M1 से, तो इट मीन्स कि ये मेरा जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ये मेरा ऐसे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि M2 फास्टर मूव कर रहा है। जब ये फास्टर मूव करेगा, ये तेज़ी से आगे जाएगा, तो ये स्प्रिंग मेरा खिंचता चला जाएगा। जब ये खिंचता चला जाएगा तो मेरी स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगी, तो स्प्रिंग फोर्स मेरी ऐसे लग रही होगी, इस तरह से। फिर
क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग मेरा ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। जब ये ऐसे एक्सपेंड कर रहा है स्प्रिंग, आप अगर आप इसको ऐसे देखें, आप किसी स्प्रिंग को पकड़ के अगर इधर को खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस पर फोर्स ऐसे लग रही होगी जो इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। क्लियर? तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं कि जब ये स्प्रिंग हमारी बाहर की तरफ खींच रही है, किसके कारण? क्योंकि M2 ग्रेटर है। आप ये ना सोचिए कि M1 भी मूव कर रहा है तो ये स्प्रिंग इधर क्यों फोर्स आ रही है, इधर क्यों फोर्स आ रही है, नहीं, हमको देखना है कि रिलेटिवली स्प्रिंग हमारा कैसा रिएक्शन दे रहा है। रिलेटिवली स्प्रिंग मेरा एक्सपेंड हो रहा है तो इस पर फोर्स क्या आएगी? इनवर्ड आएगी। अगर ऊपर वाले केस में देखिए M1 मेरा फास्टर मूव कर रहा था तो ये स्प्रिंग मेरी ऐसे कंप्रेस हो रही थी, ये जो स्प्रिंग थी मेरी इस तरह से कंप्रेस हो रही थी, अंदर की तरफ आ रही थी। तो जब अंदर की तरफ दब रही है कोई भी स्प्रिंग को, अगर आप ऐसे कंप्रेस कर दे रहे हैं तो उस पर क्या होता है, जब आप उसको छोड़ते हैं फोर्स को तो ये बाहर की तरफ ऐसे मूव करती है। क्लियर? तो ये क्या है हमारा, इसे फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर किसी भी स्प्रिंग को हम दोनों साइड से फोर्स अगर कंप्रेस करते हैं तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी रिएक्शन लगती है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स। तो अगर किसी भी स्प्रिंग को हम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं तो इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगती है। इट मीन्स कि यहाँ पर मेरे फोर्सेस क्या आएंगी? ऐसे, स्प्रिंग फोर्सेस ऐसे। क्लियर? और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? K2। कौन सा डिस्प्लेसमेंट बड़ा है? A22, तो A22 माइनस A1। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो हम पहले फर्स्ट मास के लिए लिख लेते हैं F1 A12 इक्वल टू F1 प्लस K2 A22 minus A12. So first of all we will write the equation of motion for the first mass. So K1 A12 equal to F1 plus K2 A22 minus A12। ठीक। सेकेंड मास के लिए K2 A22 माइनस A12 इक्वल टू F2। ठीक। F1 तो क्या है मेरे पास? 0। तो यहाँ से मेरे देखिए F2 कितना? 1। तो मेरे पास ये आएगा A22 माइनस A12 इक्वल टू 1 अपॉन K2। क्लियर? क्योंकि F2 1 है, ये आ गया। एंड यहाँ से हम देखते हैं A22 माइनस A12 कितना है? 1 अपॉन K2। तो हम इसकी वैल्यूज़ को ये यहाँ पुट कर देते हैं इसमें, तो ये मेरे पास आ जाएगा K1 A12 इक्वल टू K2 इंटू 1 अपॉन K2। तो ये मेरा कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक। तो ये वहाँ से मेरे पास आया A12 इक्वल टू 1 अपॉन K1। एक और फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आ गया। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो A22 इक्वल टू A12 कितना है? 1 अपॉन K1। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो मेरे पास ये A22 भी आ गया। क्लियर? तो हमने कितने निकाले? 2 फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट यहाँ निकाले। ये फर्स्ट कॉलम वाले A11 21, सेकंड कॉलम वाले A12 और 22, 12 और 22। तो मेरे पास अब फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या आया? तो इस 2 डिग्री स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमारे पास आया क्या है? ये A11 कितना आया था? ये 1 अपॉन K1 1 अपॉन K1 1 अपॉन K1 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। सो इस तरह से हम फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकालते हैं। जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया कि 2 मासेस के लिए हमने ऐसे किया, अगर यही आपका 3 मासेस के लिए होता, एक बार M1 होता, एक बार M2 होता, सिमिलरली फिर M3 होता, तो यही आप करते X1 X2 X3 इस तरह से अगर आपके पास ये सिस्टम होता
तो अगर आपको इसका निकालना होगा फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लेशन, तो क्या करेंगे, फर्स्ट बार हम क्या करेंगे, इस पे F1 लेंगे 1, इस पे F2 0, इस पे F3 0, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 पे 1 का, 2 पे 1 का, 3 पे 1 का। क्लियर। तो पहली बार में हमसे ये हमारे पास ये तीनों इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आ जाएंगे पहले फर्स्ट केस के बाद। दूसरी बार क्या करेंगे हम, जब हम, ये तो हमारा फर्स्ट टाइम होगा, दूसरी बार हम क्या करेंगे, F1 को हम 0 कर देंगे, F2 को 1 कर देंगे और F3 को 0। फिर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 पे 2 का, 2 पे 2 का और 3 पे 2 का। इस तरह से ये तीनों इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आएंगे। थर्ड टाइम से हम क्या कर देंगे, F1 पे 0, F2 पे 0 एंड F3 पे 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएंगे, 1 पे 3 का, 2 पे 3 का, 3 पे 3 का। मीन्स देखिए 3 3 3, जिस पे फोर्स लगा उसके कारण बाकियों पे इफेक्ट। इस तरह से हम ये 3/3 की मैट्रिक्स, 3 मासिक है तो 3/3 का इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होगा, इसको हम निकाल सकते हैं। A1 1 1 2 1 3, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये हम फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लेशन कोफिशिएंट को ईजिली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में हम एक इजी मेथड भी डिस्कस करेंगे, बट इस लेक्चर में नहीं, वो आगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में हम उसको डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम को देखते ही आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक इजी मेथड से आप सीधा मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और वो मेथड बहुत इजी है, जस्ट विद इन 1 मिनट्स। यहाँ पे तो हमें इतना टाइम लगा इसको निकालने में, वो भी 2 डिग्री के लिए। अगर यही मान लीजिए 5/5 मासिस होते तो हमें निकालने में कितना टाइम लगता, तो हम आगे ऐसा केस करेंगे, आप जस्ट फिगर को देखते ही विद इन 1 मिनट फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट को लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। देखिए स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या कहता है कि अगर हमने किसी सिस्टम पे 2 पॉइंट्स लिए हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट थिंग KIJ से। स्टिफनेस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का इन्वर्स है और हम इसको KIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि इन्वर्स है, ठीक है, तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए। जैसे AIJ क्या कहता है, AIJ कहता है J पे लोड लगाया, I पे डिफ्लेक्शन हुई। क्लियर। और KIJ क्या कहता है, J को हमने डिफ्लेक्ट किया और I पे क्या आ गई, फोर्स जनरेट हो गई। क्लियर। J को हमने क्या किया, डिफ्लेक्ट, I पे फोर्स। इसमें क्या था, J पे फोर्स लगाया था, I पे डिफ्लेक्शन हुई थी। रेसिप्रोकल हो गए कि नहीं, ठीक है। तो KIJ क्या है, डिफ्लेक्शन गिवन एट पॉइंट J प्रोड्यूसिंग फोर्स एट पॉइंट I व्हेन ऑल अदर पॉइंट्स अदर देन J आर हेल्ड फिक्स्ड। हम J को तो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें बाकी मासेस को होल्ड करके रखना है, उसको हिलने नहीं देना, उसको 0 पोजीशन पर रखना है। J को हिलाइए, I को पकड़ के रखिए। तो जब आप J को हिलाएंगे तो I पे आपका एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो KIJ क्या है, डिफ्लेक्शन गिवन एट पॉइंट J ड्यू डिफ्लेक्शन गिवन एट पॉइंट J प्रोड्यूसिंग फोर्स एट पॉइंट I। सिमिलरली KJI क्या होगा, I पे हमने डिफ्लेक्ट किया या I को डिफ्लेक्ट किया तो J पे फोर्स आया। KII क्या होगा, I पे को हमने डिफ्लेक्ट किया, I पे ही फोर्स आया। KJJ क्या होगा, J को हमने डिफ्लेक्ट किया, J पर ही फोर्स आया। इस तरह से हम स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट को राइट करते हैं। और इसकी मैट्रिक्स भी डिपेंड करती है कि हमारे पास कितनी मासेस हैं। अगर 4 मासेस हैं 4/4 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 मासेस हैं तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो हमारा K हम किस तरह से लिखते हैं, K की मैट्रिक्स को हम लिखते हैं इस तरह से, हम स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट की मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट द स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट फॉर दिस स्प्रिंग मास सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने उसमें क्या किया था, हमने फ्लेक्सिबिलिटी में क्या था, 1 पे फोर्स दिया, 2 को 0 किया रखा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इस पे हम डिफ्लेक्शन देंगे 1, इसको करेंगे 0। जब हमने इसको डिफ्लेक्शन दिया, इसको 0 किया, तो हमें पता है कि एक फोर्स आती है। तो फोर्स क्या आती है, 1 पे फोर्स ड्यू टू डिफ्लेक्शन गिवन एट 1। सिमिलरली 2 पे फोर्स ड्यू टू डिफ्लेक्शन गिवन एट 1। ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें एज्यूम करते हैं कि हमने मास 1 को 1 यूनिट डिफ्लेक्शन दी
और 2 को हेल्ड करके रखा, तो हमारे पास फोर्सेस जो जनरेट हुई 1 पे डिफ्लेक्शन देने से 1 पे फोर्स आई, 1 को डिफ्लेक्शन देने से 2 पे फोर्स आई। क्लियर? लेट ए यूनिट डिस्प्लेसमेंट x1 इक्वल टू 1 बी गिवन टू मास m1 एंड मास m2 रिमेन फिक्स। हमने यहाँ पे कर ही दिया है। अब हम बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। सेम वही कंडीशन रहेगी, x1 ग्रेटर, क्योंकि हमने x1 को यूनिट डिस्प्लेसमेंट दी तो x1 इज़ ग्रेटर देन x2। ये तो हमें पता ही है कि x1 ग्रेटर देन x2 होगा इस केस में, और ये मास m2। अब देखिए जब हमने इसको m1 को डिस्प्लेस किया 1 यूनिट, तो ये k1 हमारा इधर को एक्सपेंड हुआ, k1 मेरा इधर को एक्सपेंड होगा, तो फोर्स मेरी इधर लगेगी, फोर्स हमारी इधर लगेगी। कितनी लगेगी? k1 इंटू में x1। क्लियर? अब देखिए जब मेरा ये x1 ग्रेटर है, x2 तो 0 है, मतलब ये मास m2 तो मूव ही नहीं कर रहा था। इट मीन्स कि ये k2, ये मास m1 मेरा इतने फास्टर मूव करेगा कि ये स्प्रिंग मेरा क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो रहा है। ये स्प्रिंग क्या हो रहा है मेरा? इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा। जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो ये क्या करेगा? आउटर की तरफ अपना फोर्स लगाकर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो इट मीन्स इस मास m1 पे ऐसे फोर्स लगेगा, इस मास m2 पे ऐसे फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? k2 क्या होगा? x1 माइनस x2। क्लियर? ठीक, ये मेरा क्या आ गया? m1 पे फोर्स है, और एक फोर्स मेरा ये होगा k11 और ये k21। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों मासेस की इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले फर्स्ट से हम लिखते हैं k1 x1 प्लस k2 x1 माइनस x2 इक्वल टू k11। अब अगर आप इधर फोकस करें तो x1 कितना है मेरा? 1, तो ये क्या रह जाएगा? k1। x1 1, x2 0, ये x1 1 है, x2 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? k2। तो k11 आ गया मेरे पास। तो k11 कितना आया मेरे पास? k1 प्लस k2। एक स्टिफनेस कोफिशिएंट आ गया मेरे पास, k11 इक्वल टू k1 प्लस k2। अब सेकेंड मास के लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। सेकेंड मास के लिए क्या आएगा? k2 x1 माइनस x2, ये k21 भी मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो प्लस k21 इक्वल टू 0। x1 1, x2 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा k2 प्लस k21 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k21 इक्वल टू माइनस k2। तो मेरे पास क्या आ गया? सेकेंड इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आ गया। तो अगर आप देखें तो 1 का इफेक्ट 1 पे, क्लियर, एंड 1 का इफेक्ट 2 पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1 जो ग्रीन है उसका इफेक्ट 1 जो पिंक है, 1 जो ग्रीन है उसका इफेक्ट 2 जो पिंक है। क्लियर? तो 1 का 1 पे इफेक्ट आ गया, 1 का 2 पे इफेक्ट आ गया। अब हमने क्या करना है? अगेन सेम वही प्रोसीजर करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे? देखिए हमें पता है कि ये 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, k की मैट्रिक्स क्या बनेगी? k 1 पे 1 का, 1 पे 2 का, 2 पे 1 का, सॉरी, और 2 पे 2 का। ये और ये तो हम निकाल चुके हैं, k11 और k21। रह क्या गया मेरे पास? k12 और k22। हमने जो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट में किया सेम यहाँ पे करना है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 को यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे और 1 को हम क्या करेंगे? 0 पोजीशन पे रखेंगे। x2 को मैंने 1 किया, x1 को 0 दिया, तो उसके कारण यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगी, वो होगी 1 पर 2 का इफेक्ट, और यहाँ पे फोर्स जनरेट होगी 2 पर 2 का इफेक्ट। क्लियर? अब इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि इस केस में x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो देखिए जब x2 x1 से ग्रेटर है तो हमारा मास m2 फास्टर मूव करे, मीन्स k1 पे तो फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स जो हमारा k1 लगाएगा वो इस डायरेक्शन में ही लगाएगा, k1 x1। क्लियर? अब जब ये स्प्रिंग k2 m2 अगर फास्टर मूव कर रहा है तो स्प्रिंग k2 मेरा क्या होगा? एक्सपैंड होगा।
स्प्रिंग K2 क्या होगा, एक्सपैंड होगा, क्योंकि M1 मूव ही नहीं कर रहा है, x1 0, M1 कहाँ मूव कर रहा है। जब M1 मूव ही नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है M2 मूव करेगा तो स्प्रिंग हमारा K2 एक्सपैंड हो जाएगा, और जब स्प्रिंग K2 एक्सपैंड होगा तो इस पर फोर्स कैसे लगेगी, इनवर्ड, इस तरह से। जब स्प्रिंग एक्सपैंड हो रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ, तो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, ऐसे ऐसे। तो वो फोर्स क्या होगी, K2, x2 ग्रेटर लिया है तो x2 माइनस x1, क्लियर। तो यहाँ पे तो हमारा लग ही रहा है K12 K22। नाउ हम पहले मास, फर्स्ट मास के लिए इक्वेशन लिखते हैं, K1 x1 इक्वल टू K12 प्लस K2 x2 माइनस x1। सेकेंड मास के लिए लिख लीजिए K2 x2 माइनस x1, ये K22 इधर मूव कर रहेगा, इक्वल टू K22। अब देखिए x1 मेरे पास क्या है, 0, तो ये तो टर्म वैनिश हो गई, तो यहाँ से ये भी 0, तो यहाँ से मेरे पास आया K12 प्लस K2 x2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज के x2 कितना है, 1, और x2 कितना है मेरे पास, 1 है, तो K12 इक्वल टू माइनस K2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आएँ, x1 0, x2 1, तो ये हो जाएगा K2 इक्वल टू K22। तो हम हमारे पास चारों के चारों स्टिफनेस कोफिशिएंट आ गए हैं, तो वो, और वो आए क्या हैं, K11 वो हमारे पास आया था K1 प्लस K2, K12 वो हमारे पास क्या आया है, माइनस K2, K21 वो हमारे पास आया था माइनस K2, K22 ये मेरे पास आया है K2। सो नाउ ऑल द 4 स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट हैज़ कम। So in this way we can find out stiffness influence coefficient for n number of degree of freedom system। मान लीजिए 5 मासेस होते तो 5/5 की मैट्रिक्स बनती, तो हम 5/5 मैट्रिक्स के जितने भी कंपोनेंट होते हैं हम सबकी स्टिफनेस को निकाल सकते थे। जिस तरह से हमने फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट में डिस्कस किया कि अगर नंबर ऑफ मासेस इंक्रीज करते हैं तो हम फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सिमिलरली उसी वे में हम स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट फिनिश हो रहा है। लेकिन आगे के लेक्चर्स में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि हम इजी वे में इनको कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमारा टाइम सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तो उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट